क्या इंग्लिश बोलने के लिए टेंस ज़रूरी है? जी हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि बिना टेंस के सेंटेंसेस बनाना संभव नहीं है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो सर फिर सेंटेंसेस क्यों सिखा रहे हैं आप? अगर टेंस ही ज़रूरी है तो सेंटेंसेस क्यों सिखा रहे हैं? सेंटेंस से भी तो इंग्लिश बोल सकते हैं। जी हाँ, सेंटेंस से भी आप इंग्लिश बोल सकते हैं, लेकिन उन सेंटेंसों को बनाना कैसे है उसका तरीका मैं आपको टेंस के थ्रू बताऊंगा। या फिर जो भी सेंटेंसेस बनते हैं उसके लिए ग्रामर के कुछ रूल्स और ग्रामर के कुछ टॉपिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे टेंस होता है, मॉडल्स होते हैं, ठीक है, कुछ कंजुगेटिव वर्ब्स होती हैं, इसके अलावा आर्टिकल्स, ये कुछ ग्रामर के ऐसे पार्ट हैं जिनके बिना हम इंग्लिश नहीं बोल सकते। तो उसमें से एक हमने पहला टॉपिक लिया है टेंस। तो टेंस पे आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमारा टेंस किस तरीके से काम करता है, टेंस क्या होता है। और अब तक आपने देखा होगा कि टेंस के साथ 12 प्रकार होते हैं। ये होता है सर, उसमें नेगेटिव होता है, इंडेफिनिट होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। आज जितना भी ये झमेला है सारा ख़त्म करने जा रहा हूँ मैं, ठीक है। बहुत मतलब आप वीडियो में एंड तक बने रहे। इस वीडियो को देखने के बाद में जब तक मेरे टेंसेस की वीडियो चलेगी, इस टेंसों की वीडियो ख़त्म होने के बाद में आपको कभी भी कोई वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। चलते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए और चलते हैं हम टेंस की तरफ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। तो चलते हैं हम फर्स्ट आपको स्टार्टिंग कराता हूँ मैं टेंस। देखिए टेंस क्या है, ये TENSE टेंस। टेंस का मतलब होता है टाइम। टेंस का क्या मतलब होता है? टाइम। और टाइम क्या होता है? समय। हिंदी में बोलते हैं समय, इंग्लिश में बोलते हैं टाइम। टाइम कौन सा होता है? टाइम वो होता है जो काम आप कर रहे हैं, एक वो समय होता है। एक आपने कर लिया और एक आप करेंगे। 3 तरीके से हम टाइम को डिवाइड किया है, हमने किया है। क्योंकि चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, टाइम आपका 3 ही तरीके से रहेगा, ठीक है। आज, बीता हुआ कल और आने वाला कल। क्लियर? ये तो आप बेहतर समझते हैं। तो टेंस जो है, टेंस का हिंदी अर्थ होता है काल। काल का मतलब होता है समय, और टाइम का हिंदी अर्थ होता है समय। इसका मतलब टाइम और टेंस एक ही बात है। जो भी समय होता है वो टेंस बताता है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि हमारा समय कितने टाइप का होता है, यानी टेंस कितने टाइप का होता है। टेंस होता है 3 काइंड्स ऑफ। फर्स्ट प्रेजेंट, जिसके अंतर्गत मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि अभी प्रेजेंट में आप मेरे साथ जुड़े हुए हो, ये प्रेजेंट है। मैं कोई काम कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, ये प्रेजेंट है। पास्ट, जैसे कि मैंने आपको कल पढ़ाया था, ये पास्ट है। और मैं आने वाले कल पढ़ाऊँगा, ये फ्यूचर है। क्लियर? तो 3 टाइप से हमारा टेंस बनता है। 3 टाइम होते हैं हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। क्लियर हो गया? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इनके साथ में टेंस लगा तो ये बन गया आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। अगर हिंदी में जाने तो वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। क्लियर हो गया? अब यहाँ तक तो हमारा क्लियर हुआ कि समय कितने टाइप का होता है। अब हम बात करते हैं कि उस समय में काम कितने प्रकार का होता है, यानी कि वर्क। जो हमने वर्क को डिवाइड किया है, जो वर्क होता है वो कितने टाइप का होता है, उस पर बात करेंगे हम। क्लियर? तो देखिए वर्क जो होता है, वर्क हमारा कई तरीके से होता है। कैसे? एक तो काम चल रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। एक ये है कि मैं आपको डेली पढ़ाता ही हूँ। एक ये है कि मैंने पहली वाली क्लासेस पढ़ा दी, मैंने आपको पहली वाली क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ। और एक ये है कि मैं आपको एक महीने से पढ़ा रहा हूँ। इस तरीके से बात करते हैं। दूसरी बात ये, मैंने 10 दिन पहले वो क्लास पढ़ाई थी आपको। मेरी 0 लेवल की जो क्लास थी वो 15 दिन पहले हुई थी। अभी मेरी जो टेंस की क्लासेज होंगी वो आगे होंगी। तो ये सब जो कम समय है, समय के साथ में जो काम होता है वो इस तरीके से होता है, ठीक है। क्लियर हो गया? जैसे कि हम पहला जो काम जानेंगे किस तरीके से होता है, वो है हमारा इनडेफिनेट। देखिए आपको पता होगा कि डेफिनेट मतलब होता है जो काम एकदम कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं डेफिनेट। और जो काम कभी ख़त्म ही नहीं होता, जो काम कभी ख़त्म नहीं होता, दैट इज़ इनडेफिनेट। क्लियर? अब आता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो काम चल रहा है, लगातार चल रहा है, पता नहीं कब से चल रहा है, दैट इज़ कॉन्टिन्यूअस। क्लियर?
जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, आप पढ़ रहे हैं, वो खेल रहा है, वो बैठा है, वो पढ़ रही है, ये सभी जो काम हो रहे हैं, हम जो अपने आसपास देखते हैं सराउंडिंग में, ये जितने भी काम चल रहे हैं ये कॉन्टिन्यूस में चल रहे हैं, अभी चल ही रहे हैं और पता नहीं कब तक चलेंगे। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आपका परफेक्ट। परफेक्ट क्या होता है? परफेक्ट वो चीज़ होती है जो कोई भी आपने काम किया और वो ख़त्म हो गया। जैसे कि आपने बिल्डिंग बनवाई और आपसे मिस्त्री ने बोला कि सर ये कंप्लीट हो चुका है, बताइए कैसा लग रहा है आपको? बोला परफेक्ट। इसका मतलब है अब उस बिल्डिंग में कोई कमी नहीं रही, वो बिल्डिंग बन चुकी है, कोई कमी नहीं है, एकदम परफेक्ट है। तो जो भी काम फिनिश हो चुका वो परफेक्ट है। जैसे कि मैं आपको पढ़ा चुका, आप पढ़ चुके, ठीक है ना? ये जो भी काम पर जो हो चुका है वो डेट इज़ परफेक्ट, यानी प्रेजेंट में हुआ है, अभी हुआ है, हाल फिलहाल में हुआ है। एक समय आता एक है आपके नेक्स्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का मतलब परफेक्ट हमने जाना अभी कि जो काम हो चुका है, और कॉन्टिन्यूस जो काम चल रहा है। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है? कॉन्टिन्यूस तो है जो चल रहा है, लेकिन परफेक्ट का मतलब है हमें परफेक्ट पता है कि वो कब से चल रहा है, यानी कि उसकी ड्यूरेशन हमको पता है कि वो कब से चल रही है वो ड्यूरेशन। जैसे 5 साल से, 4 साल से, 2 दिन से, 1998 से, 2022 से, मंडे से, ठीक है, फरवरी से, जो भी हमें डेफिनेट टाइम है अगर हमें पता है, या इंडेफिनिट टाइम है जैसे कि 2 दिन से, पता नहीं कौन से 2 दिन है, लेकिन हाँ इतना ड्यूरेशन जरूर पता है हमको, ड्यूरेशन पता है कब से चल रहा है काम, तो उस कंडीशन में हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का यूज करेंगे। तो ये हो गए हमारे वर्क के आधार पर 4 टाइप हो गए, और ये आपका टाइम के आधार पर 3 टाइप हो गए, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और वर्क के आधार इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अच्छा देखिए, ये तो हो गए हमारे टेंस के बारे में बातें। अब जब हम बात करेंगे कि जो काम इंडेफिनिट है वो प्रेजेंट में भी होता है और पास्ट में भी होता है और फ्यूचर में भी होगा, यानी कि प्रेजेंट में होता है, पास्ट में भी हुआ था और फ्यूचर में भी होगा। ऐसे ही कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में भी हो रहा था और फ्यूचर में भी हो रहा होगा। ऐसे प्रेजेंट परफेक्ट जो है प्रेजेंट में हो चुका है और पास्ट में हो गया था और फ्यूचर में भी हो चुका होगा। ऐसे ही जितने भी हमारे काम हैं तो वो हर टेंस में ही है, हर समय है, यानी प्रेजेंट में भी, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी, तीनों टाइप में है, तीनों टाइम में है। तो तीनों टाइम में तो किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर बनेगा, किस तरीके से हम लोग उस काम को डिफाइन कर पाएंगे, कौन कर रहा है, किसके साथ कर रहा है, कैसे कर रहा है, किस समय पे कर रहा है और क्या काम कर रहा है, तो इसका तो स्ट्रक्चर हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये टेंसों का जो झमेला है ना बहुत बड़ा है, कि सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा टेंस कैसा होता है, पास्ट को कैसे पहचानेंगे, प्रेजेंट को कैसे पहचानेंगे, फ्यूचर को कैसे पहचानेंगे, और उसमें सर आपने परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस और ये सब मिला दिए, इनको कैसे पहचानेंगे। अगर हम इसमें पहचानने में लगे रहे तो सर हम तो फिर सेंटेंसेस सीख लिए। तो इसके लिए मैं आपके लिए सॉल्यूशन लेके आया हूँ। देखिए, एक वर्ब होती है, वर्ब जानते क्या होता है? वर्ब का मतलब होता है कोई भी जो आप काम कर रहे हैं। देखो, वर्ब का मतलब होता है एक्शन। क्या होता है? एक्शन। सिंपल भाषा में समझे हम कि हम कोई काम कर रहे हैं, जैसे कि मैं नहा रहा हूँ, धो रहा हूँ, सो रहा हूँ, खेल रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, उठ रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, दैट इज़ एक्शन। और एक्शन का मतलब है वर्ब। ठीक है, एक्शन में वैसे 2 टाइप्स के होते हैं, मतलब एक तो आपका एक्शन वर्ब जो है 2 टाइप्स की होती है। इसमें जो हम बात कर रहे हैं जैसे वर्ब की, एक एक्शन, एक नॉन एक्शन टाइप में, यानी कि जैसे फीलिंग्स वगैरह होती है ना, वो भी एक्शन नॉन एक्शंस में आती हैं। जैसे कि मतलब किसी विश्वास करना, ये सब चीज़ें आगे का पार्ट है, मैं इसको आगे बताऊंगा। लेकिन अभी आपको जो समझना है, फिलहाल ये समझना है कि एक्शन जो भी कर रहे हैं हम, डेट इज़ वर्ब। क्लियर? अब देखिए, वर्ब जो होती है, वर्ब के काइंड्स होते हैं। वर्ब बेसिकली 3 टाइप्स की होती है। कौन कौन सी फॉर्म होती है उसकी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। कितनी होती है? 3 फॉर्म होती हैं उसकी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। लेकिन एक 4th फॉर्म भी होती है। 4th फॉर्म कौन सी होती है? बता दूं आपको, जिस वर्ब के पीछे ing लग जाता है उसको हम 4th फॉर्म कहते हैं। ठीक है, वैसे डिफाइन 3 वर्ब्स है, लेकिन हम 4th वर्ब कौन सी कहते हैं? जिसमें ing लग जाती है वो बोलती है 4th फॉर्म। अच्छा, हमने एक और नाम दे दिया वर्ब, 5th वर्ब। कौन सी? जिसमें s या es लग जाता है वो 5th वर्ब हो गई। ये हमने बनाई है 2 वर्ब। ठीक है, बेसिकली वर्ब का जो टाइप होता है वो 3 होता है, 3 टाइप्स ऑफ वर्ब, 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। देखिए, जानते हैं हम जो वर्ब होती है वो फर्स्ट फॉर्म यूज होती है प्रेजेंट टेंस में। प्रेजेंट टेंस में होती है फर्स्ट फॉर्म,
और सेकंड फॉर्म जो यूज होती है वो होती है पास्ट में। क्लियर? अच्छा, पास्ट में भी पास्ट सिंपल में होती है ये वैसे, ठीक है, लेकिन आप अभी पास्ट याद करें। और थर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है परफेक्ट में। अब आप कह रहे हो सर ये टेंस परफेक्ट कौन सा टेंस होता है? अरे भाई होता है ना, हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ये टेंस ही तो है, यानी कि परफेक्ट टेंस है और ये टाइम है आपका। अगर प्रेजेंट के साथ में अगर हम लगा देते हैं परफेक्ट तो ये टेंस ही तो बन गया, और है क्या। अब हम बात करते हैं फोर्थ की। फोर्थ है आपका कॉन्टिन्यूअस। फोर्थ क्या है? कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब है जहाँ पर आईएनजी लगा दी हमने, जितने जो भी हमारा टेंस कॉन्टिन्यूअस का है वो फोर्थ फॉर्म के अंतर्गत आएगा, ठीक है। यानी जो काम चल रहा होगा जहाँ पर भी फोर्थ फॉर्म आएगी वो कॉन्टिन्यूअस होगा, और जहाँ पर एस या ई एस आएगा फिफ्थ फॉर्म आएगी वो होता है प्रेजेंट सिंपल, और प्रेजेंट सिंपल का भी सिंगुलर, ठीक है। आप इनको लर्न करना, इनके आधार पर ही आप टेंसेस बना पाएंगे और टेंस की पहचान भी कर पाएंगे कि कौन सा टेंस है, अगर इंग्लिश में लिखा होगा तब भी और हिंदी में लिखा होगा तब भी, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ये तो हो गई हमारा फॉर्म और हम पहचान पाएंगे किस तरीके से टेंस है, इसका एग्जाम्पल हम आगे जानेंगे। लेकिन जब हमारा टेंस जो बनता है, जब सेंटेंस बनता है, तो उसके अंदर मेन रहता है सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट। फिर होता है हमारा हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, यानी वर्ब होती है, वर्ब का ही काइंड होता है हेल्पिंग वर्ब। तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, तीन चीज़ होती है। तो सब्जेक्ट तो वो होता है जो काम करता है, और वर्ब होती है जो काम किया जाता है, और ऑब्जेक्ट होता है कि जिस काम को हम कर रहे हैं। जैसे कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो मैं कौन इसमें? सब्जेक्ट। और जो खाना खाने का काम किया जा रहा है वो क्या है? काम हमारा, यानी कि वर्ब है। और जो खाना है यानी जिसमें चपाती राइस वगैरह है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया यहाँ तक? तो देखिए हम सब्जेक्टों को भी लेके चलते हैं, और कुछ चीज़ें उससे पहले हमें जाननी होंगी। नंबर होते हैं, नंबर को हिंदी में बोलते हैं बच्चन। वो जो नंबर होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है। क्लियर? लेकिन पर्सन जो होते हैं वो थ्री टाइप्स होते हैं, थ्री टाइप्स। कौन कौन से? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। अब ये पर्सन कौन होते हैं? फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड पर्सन। देखिए जैसे कि मैं कह रहा हूँ आपसे कि वो अच्छा आदमी है, ठीक है। कौन अच्छा आदमी है? वो है जिसके बारे में बात कर रहे हैं हम। लेकिन बात कौन कर रहा है? मैं बात कर रहा हूँ, तो डेट इज फर्स्ट पर्सन, मैं हूँ। अच्छा, मैं बात किससे कर रहा हूँ? आपसे। तो आप कौन है? सेकंड पर्सन। और जिसके बारे में बात की जा रही है वो कौन है? थर्ड पर्सन। तो ये कंसेप्ट क्लियर कर लें कि जो व्यक्ति कह रहा है वो फर्स्ट पर्सन, जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में बात की जा रही है वो थर्ड पर्सन। तो देखिए पर्सन कैसे हैं हमारे? फर्स्ट पर्सन हो गया हमारा आई। फर्स्ट पर्सन कौन हो गया? आई। अच्छा, सेकंड पर्सन हो गया यू, आई और वी, आई एंड वी, यानी कि मैं या हम। जैसे हम कहें कि हम उनके घर, मतलब हम आपको बता रहे हैं कि हम उनके घर जा रहे हैं। हम उनके घर जा रहे हैं तो हम बता किसको रहे? आपको, यानी कि तुम्हें। और किसके बारे में बात कर रहे हैं? उनके, यानी दे। वी बात कर रहे हैं यू से दे के बारे में, राइट। तो आई एंड वी ये हो गए हमारे फर्स्ट पर्सन। और सेकंड पर्सन में केवल आता है यू, क्योंकि जब हम बात करते हैं तो किस, आपसे तो बात करते हैं, है ना। लेकिन बात किसके बारे में करते हैं हम? थर्ड पर्सन के बारे में। तो थर्ड पर्सन कौन कौन हो सकते हैं? ही, सी, इट, दिस, दैट, ठीक है, दे, दीज, दोज, या कोई भी नाउन या प्रोनाउन, ये होते हैं हमारे थर्ड पर्सन। अच्छा, इसमें क्या किया है मैंने? पर्सन्स में, पर्सन्स को भी नंबर में डिवाइड कर दिया है। नंबर यानी कि हमारे सिंगुलर और प्लूरल। तो सिंगुलर के अंदर जो फर्स्ट पर्सन है वो आई आता है, और प्लूरल के अंदर आता है वी, क्योंकि आई अकेला होता है, वी यानी हम लोग कई होते हैं। तो यू जो है, यू हमेशा प्लूरल होता है एक पर्सन है लेकिन वो प्लूरल होता है। ऐसा नहीं है कि सर आप मुझसे कह रहे हो तो मैं तो अकेला हूँ तो मैं तो सिंगुलर होना चाहिए, नहीं, ये हमेशा प्लूरल होता है, इसको हमें याद रखना है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन में कोई भी सिंगुलर नहीं होता। थर्ड पर्सन के जो सिंगुलर होते हैं वो होते हैं ही, सी, इट, दिस, दैट, या सिंगल नाउन। सिंगल नाउन का मतलब जैसे कि कोई नाम, सिंगल प्रोनाउन, ठीक है ना, कोई भी सिंगल प्रोनाउन, कुछ भी ऐसे नाम हो सकता है, राम, सीता, मोहन, कुछ भी नाम हो सकता है। अब जब प्लूरल की बात करते हैं हम, तो प्लूरल में कौन सा होता है? दे, यानी कि वे, दीज, यानी यहाँ पर दिस आया, यहाँ दीज आ गया, दैट आया, यहाँ दोज आ गया, ठीक है, ये प्लूरल हो गए। और प्लूरल नाउन
यानी एक से ज़्यादा व्यक्ति, एक से ज़्यादा पर्सन, और प्रोनाउन प्लूरल, और यहाँ पर भी प्रोनाउन जो है प्लूरल प्रोनाउन यूज होंगे। तो इसको आप थोड़ा सा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा जब भी आप टेंस सीखेंगे तो इसको अपने माइंड में रखेंगे, इसको आप नोट डाउन करेंगे, और चाहे तो आप अलग से एक पेज पर लिख लें, और जब भी आप टेंसेस बनाना स्टार्ट करें या उनके एग्जाम्पल बनाएं, एग्जाम्पल समझें, तो उसको हमेशा साथ में रखें, ठीक है ना। मैं इसको एक साइड में लिख दूंगा, हम जब आगे पढ़ेंगे ये आपकी काफ़ी हेल्प करेगा। अच्छा, अभी मैंने बात की थी कि जो वर्ब होती हैं वो मैंने बताई थी कि 3 फॉर्म्स होती हैं उनकी, लेकिन 4th फॉर्म और 5th फॉर्म भी हम यूज करते हैं इसमें। तो कौन कौन सी होती हैं और कैसी कैसी होती हैं, कौन किस किस में यूज होती हैं, जैसे कि मैंने ये बताई थी। देखिए, वर्ब मतलब V1 का मतलब होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और V2 का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म। मैंने बताया था आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट में, वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट में, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट में फॉर परफेक्ट में, और वर्ब की 4th फॉर्म कॉन्टिन्यूअस में, और वर्ब की 5th फॉर्म प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर टेंस में। बताया था आपको मैंने अभी। अच्छा देखिए, इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी एक एक्शन लेते हैं हम। एक्शन का मतलब जैसे मैंने ले लिया कि कोई काम करना, जैसे कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तो करना क्या होता है, करने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डू बोलते हैं। तो मैंने डू लिया सबसे पहले, डू। अब डू तो देखिए यहाँ प्रेजेंट में डू रहेगा क्योंकि ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब जैसे ये पास्ट में जाएगा यानी सेकंड फॉर्म में जाएगा तो डिड बन जाएगा। ये भाई डू का सेकंड फॉर्म क्या होता है, डिड, और जब परफेक्ट में जाएगा थर्ड फॉर्म में जाएगा तो ये डन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, ये डन। आपने सुना होगा ना गो वेंट गॉन, सुना है, गो वेंट गॉन, राइट रॉट और रिटर्न, सुना है और पढ़ा भी होगा शायद। तो डू का क्या है, डू, डिड और डन। और जब हम 4th फॉर्म की बात करेंगे इसमें, यानी 4th फॉर्म बताया था जिसके साथ आईएनजी लग जाती है, कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है, तो उसके साथ आ गया डू के साथ आईएनजी यानी कि डूइंग। क्या हो गया, डूइंग। और जहाँ 5th फॉर्म आती है, जहाँ पर एस है, ईएस लगता है, वो प्रेजेंट सिंपल सिंगुलर यानी कि 5th फॉर्म। तो हमने डू के साथ क्या लगा दिया, ईएस, तो ये क्या बन गया, डज। क्या बन गया, ये डज। अच्छा अब बात करते हैं वी की फॉर्म। किसकी फॉर्म, वी की फॉर्म। अब बी क्या होता है, वी होता है इज आर एम। वी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है इज आर एम, ठीक है ना। अब इज आर एम की हमें फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म बोल रहे कि सर ये इज आर एम की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड थर्ड फॉर्म और थर्ड फॉर्म कौन सी होती है, ये तो हमने पढ़ी नहीं, इसकी भी होती है। अभी हम पढ़ेंगे। इज आर एम प्रेजेंट में यूज होता है फर्स्ट फॉर्म के साथ। जब पास्ट में पहुंचता है, ये जब पास्ट में पहुंचता है तो ये वॉज वर्ब बन जाता है। क्या बन जाता है, ये वॉज वर्ब बन जाता है। और जब ये परफेक्ट में पहुंचता है यानी कि इसकी थर्ड फॉर्म की बात करें, हम बात किसकी कर रहे थे, वी की, तो वी का थर्ड फॉर्म क्या होता है, बीन। क्या होता है, बीन। और जब हम 4th फॉर्म की बात करेंगे तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, तो बी के साथ आईएनजी लग गया तो क्या बन गया, बीइंग। इसकी 5th फॉर्म बनती नहीं है क्योंकि ऐसे यस लगता नहीं है बी के साथ में, ठीक है। ऐसी हम बात करते हैं हैव की। हैव फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म हैड, और थर्ड फॉर्म में इसकी हैड ही होती है। फर्स्ट फॉर्म हैव, सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। और जब 4th फॉर्म में आएगा तो आईएनजी लग जाएगा हैव के साथ में, और हैव के साथ आईएनजी लगा तो हैविंग बन गया। और जैसे ही ये 5th फॉर्म में आया यानी कि सिंगुलर बना, हैव का सिंगुलर बना, तो ये बन गया हैज। क्या हो गया, हैज बन गया। तो हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज। क्लियर हो गया। अच्छा ये तो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, गो वाला, गो, वेंट, गोन, गोइंग, वॉच, गोज। तो गो, वेंट, गोन ये अलग अलग बनती हैं, तो ये हमें लर्न करनी होती हैं। यहाँ पे गो के साथ आईएनजी लग गई तो गोइंग बन गया, और यहाँ डस, गो के साथ ईएस लग गया तो गोज हो गया। क्लियर। अच्छा कुछ अब नेक्स्ट भी है, देखो जैसे रन, 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 रनिंग, रन्स। मतलब कि सर इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, ये तो तीनों फॉर्म एक जैसी हैं। देखिए कुछ जो फॉर्म्स होती है ना वो हमेशा सेम रहती हैं, जैसे कि रन हो गया, कट हो गया, ठीक है ना। ये जो फॉर्म्स है ना, ये मैं एक आपको पीडीएफ दे दूंगा, उसमें से आप देख लीजिएगा जितने भी फॉर्म्स हैं, या फिर मैं एक दिन इसका वर्ब का सेशन लेके आऊँगा तो उसमें बता दूंगा कि किसके साथ ईडी लगेगी, किसको डिफरेंस बनेगा, कौन सा सेम रहेगा। ये सारी चीज़ों का एक क्लासेस में लेके आऊँगा, लेकिन अभी आपको ये लर्न करनी है, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। तो वर्ब आपकी क्लियर हो गई किस तरीके से होती है, किस तरह से चेंज होती है। क्लियर। अब मैं बताता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर कैसे बनता है। देखिए ये जो वर्ब है ना, इसी में से हमारी हेल्पिंग वर्ब निकल के आ जाएंगी, कुछ हमारी हेल्पिंग वर्ब निकल के आ जाएंगी। कैसे,
डू, डज, डिड, इज आर एम, वॉज वर, हैव, हैड, हैज, ये आ रही है डज, ये सब हेल्पिंग वर्ब भी तो है। तो अभी हम जानेंगे इसके बाद में कि ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब हम ये जानते हैं कि जब हमारा सब्जेक्ट होता है और सब्जेक्ट का पॉजिटिव कैसे बनता है और ऑब्जेक्ट कैसे बनता है और उसका स्ट्रक्चर क्या होता है सेंटेंसेस बनाने का, ठीक है ना। तो अब हम जानते हैं कि स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट कौन से होते हैं और ये सब चीज़ों पे बात करते हैं। ये है आपका सब्जेक्ट, पॉजिटिव और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अभी मैंने इसको इधर लिख दिया है, ये आपका हमेशा आपका विजुअल रहेगा जिससे कि आप देख पाएंगे, और ये फॉर्म्स भी आपकी, ठीक है। तो यहाँ सब्जेक्ट है आई, जिसका अर्थ होता है मैं, वी का यू का होता है यू, वी, दे, ही, सी, इट, ये सब्जेक्ट है। इसका बाइफिकेशन मैंने आपको बता दिया था किस किस तरीके से आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन के अंदर जाता है। अब इनका जो पॉजेसिव होता है वो होता है आई का माई, यू का योर, वी का आर, और दे का देयर, और ही का हिज, एंड सी का हर, और इट का इट्स। अब ये पॉजेसिव क्या होता है? देखो पॉजेसिव वो होता है जैसे कि अपने के लिए जो शब्द लगता है वो पॉजेसिव होता है। जैसे आई माने मैं और माई माने मेरा, यानी कि आई का अपना, यू माने तुम और योर माने तुम्हारा, यानी कि यू का अपना यानी कि तुम और तुम्हारा। ऐसे वी और आर, बी का मतलब हम और आर का मतलब हमारा। इसका मतलब है कि वी का अपना, जहाँ भी सब्जेक्ट अपनी बात करेगा, इनमें से कोई भी सब्जेक्ट आएगा और वो अपनी बात करेगा कि मैं अपने दोस्त के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने कलीग के साथ, ठीक है, अपनी बाइक से, अपनी कार से, किसी भी चीज़ से, किसी भी पर्सन के साथ बात करेगा, लेकिन अपने की बात करेगा, देन वी विल यूज पॉजेसिव। क्लियर हो गया? अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट यूज होगा मी, आई का मी, यू का यू, इट और वी का अस, दे का देम, ही का हिम, और सी का हर, और इट का इट। ये ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट का यूज़ कैसे होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। अभी आप पॉजेसिव का यूज़ करना सीख लीजिए, ठीक है। इन सब का यूज़ बताऊंगा मैं किस तरीके से। इसका अर्थ भी मतलब अपने के साथ ही होता है। अपने का मतलब यानी कि जहाँ सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनता है तब ये यूज होते हैं, ठीक है। जैसे कि उनके साथ चलो, तो लेट्स गो विद देम, ठीक है। हमारे साथ चलो, हमारे साथ चलो, लेट्स गो विद अस। ऐसे यूज होता है, वो मैं आगे बताता हूँ। आप इसका एक बार नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाता हूँ। ले लिया होगा। अब मैं बात कर रहा था कि जो स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस बनाने का वो क्या होता है। देखिए अब तक आपने जाना वर्ब के बारे में, टेंस के बारे में, सब्जेक्ट के बारे में, और नंबर यानी सिंगुलर प्लूरल के बारे में, और पर्सन के बारे में। ये क्या होता है? पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, इनके बारे में जाना आपने। अब मैं बात करता हूँ कि स्ट्रक्चर, जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। देखिए सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन सा होता है? जितने भी सब्जेक्ट हैं ये सभी क्या हैं? सब्जेक्ट हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ भी देख लीजिए, ये जितने भी सब्जेक्ट हैं यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, ये सभी सब्जेक्ट हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब का मतलब होता है ऐसी वर्ब जो टाइम बताती हैं, ऐसी वर्ब जो टाइम बताती हैं। जैसे ये बताएंगे कि प्रेजेंट है, पास्ट है, परफेक्ट है, कॉन्टिन्यूस है या प्रेजेंट है। प्रेजेंट सिंपल है, जो भी टाइम बताएगी वो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, और हमें इस टाइम के आधार पर ही हेल्पिंग वर्ब लगानी है। जैसे कि मैंने एक सेंटेंस लिया सिंपल सा कि मैं अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा हूँ। तो मैं अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा हूँ, इसका मतलब मैंने बताया था कि कोई भी काम जब लगातार चल रहा है, यानी अभी भी बर्गर खा रहा है वो, तो इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूस है। और कॉन्टिन्यूस का एक कॉन्टिन्यूस टेंस का कौन सी इसमें था? फोर्थ फॉर्म में था। तो यहाँ पर खाने का मतलब होता है टेक, खाने का मतलब होता है टेक, और इसमें हम ING लगाएंगे। ये तो रही वर्ब की बात, लेकिन हेल्पिंग वर्ब की बात करेंगे हम। तो हेल्पिंग वर्ब, इससे पहले मैंने आपको एक स्ट्रक्चर लिखाया था, उसमें बताया था कि बी की जो फॉर्म होती है, इज RM कहाँ यूज होते हैं? प्रेजेंट टेंस में, बताया था प्रेजेंट टेंस में यूज होते हैं। तो ये क्या है जो मैं अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा हूँ, ये प्रेजेंट ही तो है। तो प्रेजेंट है तो आई के साथ क्या लगेगा? एम। अब बात रही खाने की, तो खाना होता है टेक माने, और जब ये कॉन्टिन्यूस टेंस है हमारा तो उसके अंदर
फोर्थ फॉर्म लगेगी तो टेक की फोर्थ फॉर्म लगेगी टेकिंग। तो ये क्या है, मेन वर्ब। इसको मेन वर्ब भी कह सकते हो, वर्ब भी कह सकते हैं। अच्छा, अब आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मैंने बताया था जो भी काम किया जा रहा है, जिस काम को किया जा रहा है। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, बर्गर को खाया जा रहा है। बर्गर को खाया जा रहा है तो ऑब्जेक्ट क्या रहा, बर्गर। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, बर्गर। क्लियर। अदर्स, देखिए अदर्स मैंने यहाँ क्यों लिख दिया है, अदर्स का मतलब होता है कि इसके आगे कुछ भी लगा दीजिए। जैसे कि मैंने लगाया अपने दोस्त के साथ, तो दोस्त की तो हमें पता है फ्रेंड, लेकिन अपने के लिए क्या लगेगा, मैंने जैसा अभी तुरंत बताया था आपको कि आई, यहाँ पर क्या है आई, आई के साथ अपने की क्या लगेगी, माई। तो यहाँ लगा दिया मैंने माई। तो यहाँ क्या लिखा जाएगा, माई फ्रेंड। अच्छा, साथ में है तो साथ की आ जाएगी विद, तो विद माई फ्रेंड। तो मैंने पूरा लिख दिया नीचे यहाँ पर, आई एम टेकिंग बर्गर विद माई फ्रेंड। मैं अपने दोस्त के साथ बर्गर खा रहा हूँ। क्लियर हो गया। तो ये हमारा स्ट्रक्चर है कोई भी सेंटेंस बनाने का। इसमें सिर्फ चेंज क्या होगा, जब भी चेंज होगा कि कहीं जहाँ पर सिंपल होगा तो वहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी, बस इतना चेंज होगा, बाकी का सेम रहेगा, बाकी का सेम रहेगा। और जब हम नेगेटिव इंट्रोगेटिव वाली बात करेंगे तो फिर आएगा विषय है, वो हम आगे बात करेंगे। क्योंकि जब ये सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर समझ लिया, अब जो सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि कोई काम होता है तो काम होता है तो नहीं भी तो होता होगा ना। जैसे कि मैंने कहा किसी से कि तुम खाना खा रहे हो या फिर तुम खाना खाते हो, बोले यस। तुम खाना नहीं खाते हो, बोले नहीं खाता हूँ। क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, और क्या तुम खाना नहीं खाते हो, तुम क्या खाते हो। तो ये क्या है, सब सेंटेंस ही तो है। और सेंटेंस है तो उसके टाइप हैं, एक तो सिंपल था, एक नेगेटिव था, एक इंट्रोगेटिव था, एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव था, और एक WH वर्ड के साथ में उसका सेंटेंस था या नहीं था। तो इतने टाइप हैं, इन टाइपों की भी हम बात करेंगे। यहाँ तक हो गई चीज़ें क्लियर। अगर हो गई तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप स्ट्रक्चर का भी और नोट डाउन कर दीजिए। देखिए आप सभी ना साथ साथ नोट्स बनाते जाइएगा। नोट्स बनाते जाएंगे तो मैं लास्ट में एक आपको हो सकता है एक ऐसा कुछ पॉइंट बताऊं जिससे कि आप मुझे नोट्स अगर सेंड करें तो आपको किसी भी कोई बेनिफिट हो सकता है ना। तो अभी नहीं कर रहा, इसको क्लियर मैं करूँगा लास्ट में, ठीक है। तो इसलिए आप सबसे पहले इसको आप नोट्स बनाते चले जाएं और लास्ट में आपको एक नंबर दूंगा, उस पर आपको ये सेंड करने होंगे, ठीक है गाइज। तो अभी हम बात करें नेक्स्ट टेंस की, यानी कि इनडेफिनिट की तरफ चलते हैं। यहाँ तक हो गया सारा क्लियर? अगर हो गया है तो बोलिए यस, बोलिए सभी कमेंट में लिखिए यस सर, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पर। अब बात करते हैं हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की। तो अभी हम आ चुके हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पर। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसका जो स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस बनाने का वो मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है, उसको एक बार देखेंगे और फिर हम देखेंगे इसको स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखो ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जो टेंस है उसका भी थोड़ा डिटेल में हम बात करेंगे, लेकिन मैं जो अभी जो बताऊंगा वो बताऊंगा आपको स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन उससे पहले हम कुछ इसके जो कंसेप्ट हैं, स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस बनाने का, उस पर ध्यान देते हैं। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आपने पढ़ा होगा अब तक, ता है, ती है, ते है। जो भी सब मतलब जो भी सेंटेंस के पीछे ये लगे हुए हों तो उनकी पहचान कैसे होती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है। यही पढ़ा है और अब तक भी हम यही पढ़ते आ रहे हैं। अगर पढ़ा है तो भी ठीक है, नहीं पढ़ा है तो भी ठीक है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इसकी जो पहचान होती है ता है, ती है, ते है के साथ साथ ही कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनसे आप पहचान सकते हो। क्योंकि जब हिंदी में लिखा होगा ता है, ती है, ते है तो आप पहचान पाओगे कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। लेकिन जब इंग्लिश में ही लिखा होगा तो कैसे पहचान पाएंगे हम एक्चुअली हिंदी में नहीं इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम टेंस, राइट। तो हमें ये पता होना चाहिए कि हम पहचानेंगे कैसे। तो देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए आप कि जब भी हमारी कोई हैबिट होती है, जब भी कोई हमारी हैबिट होती है, जैसे कि मैं सुबह जगता हूँ तो ये हमारी हैबिट है। ऐसा तो नहीं है कि आज जगा भाई कल नहीं जगूँगा। मैं सुबह न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ तो मैं इस बात को कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैं पढ़ता ही हूँ, डेली पढ़ता हूँगा। मैं रात को 9 बजे सोता हूँ, क्या मैं रात को सोता हूँ तो भाई मैं सोता हूँ तभी इस बात को कह रहा हूँ, यानी कि ये मेरी हैबिट है कि मैं सुबह 8 बजे ऑफिस जाता हूँ, सुबह 5 बजे जगता हूँ, उसके बाद ये करता हूँ। जो भी आप काम करते हैं, जो आपका हैबिचुअल है, आप इस चीज़ के आपकी हैबिट में आ चुका है, तब आप यूज़ करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। पहला कंसेप्ट तो आप ये समझ लीजिए, सुबह जगने से लेकर शाम तक जो भी आप काम करते हैं उनको आप एक्सप्लेन करते हैं कि मैं ये करता हूँ,
तो वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आता है। क्लियर हो गया पहली चीज़। अच्छा, अब हम बात करते हैं दूसरी बात पर कि जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब है कि जो सच्चाई है, एकदम सत्य है, ब्रह्म सत्य है। जैसे कि सूर्य पूरब से निकलता है, ईस्ट से निकलता है और वेस्ट में छिपता है, यानी कि ईस्ट से राइज होता है और वेस्ट में सेट होता है। तो ऐसा तो नहीं कि आज भाई ये ईस्ट से निकल रहा है और कल साउथ से निकल जाए, और आज अगर ये वेस्ट में छिप रहा है तो कल नॉर्थ में छिप जाए, ऐसा तो नहीं है ना। तो नहीं है तो इसका मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है। हमारी ये जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो गोल गोल घूमती है, तो ये फैक्ट है, आप जानते हैं इस बात को। तो जानते हैं तो ये फैक्ट है। तो ये कौन से सेंटेंस में आएगा, किस टेंस के अंतर्गत आएगा? ये आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। क्लियर हो गया। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ आता है, जैसे कि न्यूज़पेपर की जितनी भी हेडलाइंस होती हैं वो सभी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आती हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको अभी थोड़ी बहुत देर में दे दूंगा कि किस किस तरह से एग्जाम्पल हैं। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई तो हम आगे बढ़ें। अच्छा, अब आता है जहाँ पर भी कुछ एडवर्ब, मतलब एडवर्ब ऑफ टाइम के साथ में जो एडवर्ब आती हैं उनसे भी क्लियर होता है कि हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि नेवर, डेली, ठीक है ना, डेली, नेवर, ऑफन, इनसे भी हमारा क्लियर होता है कि ये हमारा इंडेफिनिट टेंस है। क्यों? क्योंकि कोई काम हो सकता है वीकली। मैं जैसे कि सपोज करिए कि मैं वीकली घूमने जाता हूँ, तो मैं वीकली जाता हूँ ना, ये फिक्स है हमारा। मैं मंडे को मंदिर जाता हूँ, तो इसका मतलब फिक्स है। तो जो भी चीज़ हमारी फिक्स हो गई, जो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया हमारा, वो सारी टेंसेस या वो भी सारे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, पहले चीज़ तो आप ये समझ लीजिए। तो आप क्लियर हो गया। आप क्या क्या समझ में आया आपको? एक तो हैबिट की चीज़ें, यानी कि रूटीन वर्क, जो भी आपका रूटीन वर्क है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर आएगा। जो भी हैबिट हैं आपकी वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगी। जितने भी यूनिवर्सल फैक्ट हैं, ट्रूथ हैं, वो सभी इंडेफिनिट में आएंगे। और इसके अलावा न्यूज़पेपर की जो भी हेडलाइंस होती हैं वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में आती हैं। तो यहाँ तक चीज़ें तो आप पहचान पाओगे। इंग्लिश के पॉइंट ऑफ इंग्लिश में भी आप पहचान पाओगे। इंग्लिश में अगर सेंटेंस लिखा होगा, अगर ता है, ती है, ते हैं नहीं आते हैं तब भी पहचान पाओगे ना। तो बस इतना समझ लीजिए कि जब भी रूटीन आता है या फिर कुछ एडवर्ब आते हैं, मैं एडवर्ब बता दूंगा कौन कौन से एडवर्ब होते हैं, वो उन सबको लिखवा दूंगा मैं, उनसे भी आप पहचान सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये जानते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या आता है और ये कितने टाइप से सेंटेंस बनते हैं। इसके जो टाइप होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड और कुछ स्पेशल केस भी होते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस जिसमें हाँ की जाती है। सब्जेक्ट, यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, SIES, V1 और ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर SIES आई है, यानी कि ये वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है। ये मैंने जैसा कि आपको बताया था, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म। अब कंडीशन एक आती है, सबसे बड़ी बात यहाँ पर कि SIES कब लगेगा। कि सर हमने तो पढ़ा है कि SIES जब सिंगुलर होगा तो SIES लगेगा, प्लूरल होगा तो डू या डज लगेगा। नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में और सिंपल में कुछ नहीं लगेगा। यही पढ़ा है, यही पढ़ा होगा अब तक, क्योंकि हमने भी यही पढ़ा था जब हम नहीं पढ़ते थे। लेकिन गाइस मैं बता दूं कि ये ऐसा नहीं है। सिंगुलर के अंतर्गत तो आई भी आता है, लेकिन आई के साथ तो SIES नहीं लगता ना। तो आप समझ लीजिए कि ये सिंगुलर के साथ नहीं होता है, ये थर्ड पर्सन के साथ होता है। थर्ड पर्सन कौन से होते हैं हमारे? ये रहे ही, सी, इट, दिस, दैट। और सिंगुलर कोई भी नाउन और प्रोनाउन। आई के साथ देखो सिंगुलर है आई, लेकिन नहीं आ रहा ना। तो आज के बाद में ये भूल जाना कि SIES सिंगुलर के साथ आता है, SIES केवल थर्ड पर्सन के साथ आता है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर्स के साथ। क्लियर हो गया? अच्छा, अगर सर प्लूरल हो तो क्या करेंगे? अगर प्लूरल हो तो सब्जेक्ट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। क्लियर? इसका एग्जाम्पल समझते हैं हम। एग्जाम्पल क्या है? जैसे कि देखो सब्जेक्ट SIES, V1 और ऑब्जेक्ट। मैंने ऐसे कहा कि वो है चाय पीता, यानी कि हमने एक लिया टेक टी, हमने ले लिया यहाँ पर टेक टी। इस पर ही हम पूरी PhD करते थे आज। ठीक है, टेक टी। अब टेक टी का हमने जैसे कि वो है, यानी कि ही, पीना होता है टेक और चाय का मतलब टी।
तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन ही कौन है? ही थर्ड पर्सन है, सिंगुलर का थर्ड पर्सन है। और यहाँ पर लिखा है सीधा सीधा कि जब भी थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर का तो एस या ई एस लगेगी, लिखा हुआ है। अब ये बात आती है कि सर एस एस किस में लगाएंगे? एस एस लगाएंगे हम वर्ब में। किस में लगाएंगे? वर्ब में। और हमारी वर्ब क्या है? टेक। और टेक के साथ में हमने एस लगा दिया तो ये बन गया टेक्स। तो सेंटेंस क्या बन गया? ही टेक्स टी। क्लियर हो गया? ऐसे ही हमारा जब प्लूरल होगा, जैसे कि प्लूरल में, और प्लूरल की बात करें हम, प्लूरल के अलावा हम थर्ड पर्सन को हटा के बाकी की बात कर लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ पर सिंगुलर ही है या सिंगुलर ले लेते हैं या प्लूरल ले लेते हैं, जैसे कि वी है, यू है, आई है, कोई भी ले लेते हैं हम। हमने लिया सिर्फ आई। आई हालांकि सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है। थर्ड पर्सन नहीं है तो ऐसा यस नहीं आएगा। तो मैंने कहा कि मैं चाय पीता हूँ, तो मैं की तो आ गई आई, और चाय पीना होता है टेक टी, तो आई टेक टी। आई टेक टी। मैंने छोटा सा सेंटेंस इसलिए लिया है जिससे कि आपको बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। आई टेक टी, तो यहाँ पर ऐसा यस नहीं लगा। तो क्लियर हो गया ना कि सिंगुलर के साथ में ऐसा यस नहीं लगता है, सिंगुलर थर्ड पर्सन के साथ में लगता है, क्योंकि आई भी तो सिंगुलर है। क्लियर हो गया गाइस? अब बात करते हैं हम, जब हम मना करते हैं कि मैं चाय नहीं पीता या वो चाय नहीं पीता, उस कंडीशन में कैसे बोलेंगे हम? यानी कि नेगेटिव सेंटेंसेस हम कैसे बनाएंगे? तो नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमें कुछ नहीं करना। इसकी जो हेल्पिंग वर्ब होती है ना, इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है किसी काम को करने वाली, तो वो होती है डू और डच। कौन कौन सी होती हैं? डू और डच। देखिए डू किसके साथ लगती है? डू लगती है आपके सिंगुलर के थर्ड पर्सन को छोड़ के बाकी सबके साथ लगती है। सिंगुलर के थर्ड पर्सन को छोड़ के बाकी सबके साथ लगती है, यानी कि इस पॉइंट को छोड़ के बाकी सबके साथ लगती है ये डू। और डच किसके साथ लगती है? सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ, यानी कि ही, सी, इट, दिस, दैट, या कोई भी सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन। क्लियर? क्लियर हो गया? तो हम सेंटेंस से बनाते हैं यहाँ पर सब्जेक्ट या डू डज प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो जैसे कि आई के साथ क्या लगेगा? डू। तो आई डू नॉट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। तो यहाँ पर आपका हेल्पिंग वर्ब आ गया और यहाँ पर आपका नॉट आ गया, और ये आपका वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। क्लियर? यहाँ तक तो चीज़ें हो गई क्लियर। अब बात आती है कि सर डज कब लगाएंगे? तो डज जब लगाएंगे जब हमारा थर्ड पर्सन होगा सिंगुलर का, तो उसका भी एग्जांपल ले लेते हैं हम। तो उसका एग्जांपल लिया हमने, ही उठाया, तो ही क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो ही डज नॉट टेक टी, वो चाय नहीं पीता है। तो यहाँ पर हमारा एस या एस नहीं लगेगा, क्योंकि ये डू के साथ ऑलरेडी एस या एस लग चुका है हमारा। क्लियर? तो हमें दोबारा लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये कुछ ग्रामर के रूल्स होते हैं जो हमें जानने होते हैं, कंपलसरी होता है जानना। यहाँ तक हो गई। आंसर आप हाँ में दे सकते हो, ना में दे सकते हो, लेकिन जब हमें क्वेश्चन करना होगा, और क्वेश्चन भी कैसा, जिसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, यस और नो में दिया जा सकता है, तो उस सेंटेंस को कहते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में केवल यस या नो में दे सकते हैं आंसर। कैसे? जैसे मैंने पूछा कि क्या आप चाय पीते हैं, तो आप बोल सकते हो ना यस पीते हैं, तो नहीं पीते तो क्या बोलेंगे? नो। अगर मैं ये पूछ लूँ कि आप क्या पीते हैं, तो आप ये थोड़ी कह सकते हैं कि सर यस या नो। वहाँ तो आपको प्रॉपर रेस्पॉन्स करना पड़ेगा ना कि क्या पीते हैं आप। तो जहाँ पर भी जिसका आंसर यस या नो में हो, उस जगह पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस का यूज होता है। और सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, इसमें इतना करना होता है कि जो हमारा ये सेंटेंस था, ये वाला देखो, ये वाला स्ट्रक्चर था हमारा, ये इस स्ट्रक्चर में केवल हेल्पिंग वर्ब पहले लगा दी जाती है। कैसे? सब्जेक्ट प्लस बी1 और ऑब्जेक्ट, और इससे पहले लगा दो डू डज, तो क्या बन गया? डू डज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट बन गया। तो कैसे बोलेंगे इसको? जैसे कि अब मैंने पूछा कि क्या तुम चाय पीते हो, तो क्या बोलेंगे? डू। यू के साथ क्या आएगा? डू। यू के साथ आएगा डू। तो डू यू टेक टी, क्या तुम चाय पीते हो? और अगर पीते हो तो आंसर आप यहाँ दे सकते हो ऊपर कि यस आई टेक टी। और अगर नहीं पीते हो तो यहाँ दे सकते हो नो आई डोंट टेक टी, आई डू नॉट टेक टी। आंसर दे सकते हो ना? तो हाँ या ना में आंसर भी यहाँ भी दे सकते हो आप। अच्छा, अब बात ये आती है कि यू के साथ तो आपने डू लगा दिया, सर डज किसके साथ लगाएंगे? डज लगाएंगे हम सिंगुलर के थर्ड पर्सन के साथ। तो थर्ड पर्सन जैसे कि ही सी इट, तो हमने ले लिया ही।
तो ही का आपका यहाँ लिया हमने, तो डज ही टेक टी, क्या है, डज ही टेक टी। इसका मतलब क्या वो चाय पीता है, क्या वह चाय पीता है। पीता है तो आप आंसर दे सकते हो यस ही टेक्स टी, और नहीं पीता है तो आंसर दे सकते हो नो ही डज नॉट टेक टी। मैं आपको साथ साथ आंसर देना ही बता रहा हूँ किस तरह से आंसर दे सकते हो, किस तरह से क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है आपका हमारा नॉट का जो कंसेप्ट होता है कि अगर हम मना करते हैं कि क्या आप चाय नहीं पीते हो, तो सिर्फ इतना करना है आपको कि सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। तो जैसे कि डू यू नॉट, यहाँ पर डू यू नॉट टेक टी, मैं इससे ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ, यहाँ दिखाई देगा आपको, नॉट टेक टी और नॉट टेक टी। तो डू यू नॉट टेक टी या फिर डज ही नॉट टेक टी, ठीक है ना, इस तरीके से नॉट लग जाएगा। क्लियर हो गया। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे WH फैमिली की। तो जब हम ये पूछा जाए कि आप क्या पीते हैं, क्या पीते हैं, तो कैसे बोलेंगे हम, तो WH वर्ड पहले आएगा। तो WH वर्ड हमने ले लिया पूरा फैमिली पैक यहाँ पर, और उसके बाद में इसको सेम एज इट इज रख दिया, सेम एज इट इज रख दिया। कैसे, डूडज सब्जेक्ट V1 और ऑब्जेक्ट रख दिया। तो सिर्फ आपको पहले WH वर्ड लगाना है, बाकी सेम लगाना है। जैसे यहाँ पर था आपका डू यू टेक टी, तो यहाँ पर टी तो आ ही नहीं रहा हमारा, क्योंकि हम चाय के बारे में पूछ रहे हैं। तो यहाँ आ जाएगा डू यू टेक, लेकिन क्या, तो क्या का आएगा पहले वॉट। तो वॉट डू यू टेक, आप क्या पीते हैं, वॉट डू यू टेक, आप क्या पीते हैं। वॉट डज ही टेक, वो क्या पीता है, वॉट डज ही टेक, वो है क्या पीता है। क्लियर हो गया यहाँ तक। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ सारी चीज़ें यहाँ तक जो आपने पढ़ी हैं, कि देखिए जब भी सब्जेक्ट प्लूरल हो या फिर आई हो, यानी कि थर्ड सिंगुलर के थर्ड पर्सन को छोड़ करके, और सेंटेंस में ना तो मना की जा रही हो ना क्वेश्चन किया जा रहा है, यानी कि सिंपल हो बिल्कुल, तो उस समय केवल हम सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट लगाते हैं। जैसे एग्जांपल आई टेक टी। और जब हमारा थर्ड सिंगुलर का थर्ड पर्सन हो, तो वहाँ पर हम वर्ब के साथ ऐसे एस लगाते हैं, जैसे कि ही टेक्स टी। और जब सब्जेक्ट मना कर रहा हो कि मैं ये काम नहीं करता हूँ, तो जहाँ पर भी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी कि डू डज है, उसके बाद में जस्ट बाद में नॉट आएगा। जैसे कि आई डोंट टेक टी, ही डज नॉट टेक टी, ठीक है। और जब हम ये पूछ रहे हों और जस्ट कि आप क्या पी रहे हैं, और उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, उसका आंसर हाँ या ना में दिया जा सकता है, तो इंट्रोगेटिव होगा। अगर हमने ये पूछा कि अब क्या पी रहे हैं और उसका आंसर हाँ या ना में नहीं दिया सकता, तो वो WH फैमिली है। तो जब हाँ या ना के आंसर के लिए कैसे पूछा जाएगा कि क्या आप चाय पीते हैं, क्या आप चाय पीते हैं, तो डू या डज सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, तो डू यू टेक टी, और या फिर डज ही टेक टी। क्लियर हो गया यहाँ तक। अगर नेगेटिव आ जाता है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना, जैसे कि डू यू नॉट टेक टी, डज यू नॉट टेक टी, है ना। जब बात आती है हमारी मतलब WH फैमिली की, तो अगर ये पूछा जाता है कि ऑब्जेक्ट के बारे में पूछा जाता है कि आप क्या पीते हैं, तो जो WH वर्ड है उसको पहले लगा देना, बाकी का इंट्रोगेटिव वाला पूरा ही स्ट्रक्चर रख देना, सिर्फ ऑब्जेक्ट को हटा करके। जैसे कि व्हाट डू यू टेक, आप क्या पीते हैं। वाई डू यू टेक टी, यहाँ पर तो होगा चाय तुम क्यों पीते हैं, ये भी आएगा। लेकिन जब क्वेश्चन उसके बारे में बात की जाए कि आप क्या पीते हैं, तो ऐसे बोलेंगे। अगर ये कह दिया जाए कि आप चाय क्यों पीते हैं, तो वाई लगा दीजिए, वाई डू यू टेक टी, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ तक। अच्छा, एक स्पेशल केस आता है कि जहाँ पर सब्जेक्ट ही नहीं होता, जैसे मैंने कहा यहाँ पर कि यहाँ कौन आता है, अब हमें तो ये पता ही नहीं है ना कि कौन आता है, तो हम सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। तो ऐसे होते हैं स्पेशल केस, तो उसमें क्या होगा कि इसमें सब्जेक्ट माइनस हो जाता है, यानी सब्जेक्ट नहीं होता है, तो वहाँ पर क्या आता है, WH वर्ड आता है। WH वर्ड आएगा, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, यही है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं पर्टिकुलर एक व्यक्ति के बारे में जो एक सिंगुलर है और थर्ड पर्सन है, जैसे कि यहाँ कौन आता है,
तो इसका मतलब है कोई ना कोई अकेला बंदा आता होगा, हमें ये एहसास हो रहा है कि वो अकेला है। अगर हम ये पूछें यहाँ कौन आते हैं, तो इसका मतलब बहुत सारे लोग आते हैं। अगर हम ये पूछते हैं कि यहाँ कौन आता है, तो इसका मतलब है एक व्यक्ति के बारे में जानने की हमारी इच्छा है। तो कौन का मतलब होता है हु। अच्छा, अब हमने हमारा टी वाला चल रहा है, टेक टी वाला चल रहा है, तो इसी पे बात करते हैं कि चाय कौन पीता है। तो हु टेक्स टी, हु टेक्स टी, तो हु तो यहाँ आ गया, वो आपकी फर्स्ट फॉर्म ऐसे ही एस लग गया, ऑब्जेक्ट लग गया, तो हु टेक्स टी, चाय कौन पीता है। और अगर बात ये हो जाए कि ये पूछ लिया जाए कि चाय कौन नहीं पीता है, तब भी तो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। लेकिन नॉट आ गया, और नॉट मैंने बताया था कि जहाँ पर नॉट आता है वहाँ पर डू और डज का यूज होता है। तो कैसे बोलेंगे इसको, WH वर्ड आ जाएगा यहाँ पर, हु डज नॉट टेक टी, चाय कौन नहीं पीता है। डज क्यों आया, क्योंकि एक व्यक्ति के बारे में हमारी जानने की इच्छा है, क्योंकि एक ही व्यक्ति लग रहा है हमको यहाँ पे चाय कौन नहीं पीता है, एक ही व्यक्ति तो होगा जो चाय नहीं पीता है। क्या हम ये पूछते हैं कि चाय कौन कौन नहीं पीते हैं, तब पता चलेगा कि जब डू आएगा यहाँ पर। क्लियर हो गया गाइस। तो बच्चों यहाँ तक आपने समझ लिया ये पूरा स्ट्रक्चर। थोड़ा सा ये समझने वाली बात थी। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आया हो यहाँ तक, तो इसको एक बार रिवाइज कर लें, इस वीडियो को, आपकी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब एक कंसेप्ट रह गया यहाँ पर कि सर हम कब एस लगाएं और कब ES लगाएं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि पता ही नहीं होगा, हम तो कहीं भी तो एस लगा देंगे, कहीं भी ES लगा देंगे। तो उसके लिए कुछ वर्ड हैं, और ज़्यादा नहीं है, केवल और केवल 5 वर्ड हैं, 5 लेटर हैं जिसको हमें लर्न करना है। उसमें तो हमें क्या लगाना होता है, उसमें लगाना होता है ES, और बाकी सब में लगा देना S। क्लियर। तो कौन से हैं वो हम देखते हैं। पहला है Z, O, X, डबल S और CH। जहाँ पर भी आपको Z, O, X, डबल S या फिर CH ये दिख जाएं, तो वहीं पर आपको लगाना है ES, और इसके अलावा जो भी आपको दिखे उन सब में लगाना है S। बिल्कुल क्लियर हो गया। और जैसे कि टेक है, और टेक में E आ रहा है यहाँ पर लास्ट में, इसमें से कोई नहीं है तो S लगा दिया हमने केवल। बाकी का अगर जैसे कि Z आता है, डबल S आता है, तो वहाँ पर ES लगानी है। अच्छा, एक बात और आती है कि जब वर्ब के एंड में बाई आता है, और बाई आता है तो बाई के साथ में 2 चीज़ें होती हैं। एक तो बाई से पहले कोई वॉवेल हो या फिर कॉन्सोनेंट हो। तो अगर वॉवेल और कॉन्सोनेंट वाले अगर आप नहीं जानते हैं, तो मेरी क्लास आ चुकी है जिसका थंबनेल पे लिखा हुआ है कि जीरो लेवल क्लास, तो वो आप देख लें। उसमें उसका जो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी डली हुई है, वहाँ जाकर के आप एक बार चेक कर लें। तो गाइस, जब बाई के साथ में वॉवेल आता है तो एस लगाएंगे आप। बाई से पहले अगर वॉवेल आता है तो एस लगाएंगे, और अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो उससे पहले आप क्या लगाएंगे, IES। क्या लगाएंगे, IES। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। यहाँ तक हो गया क्लियर चीज़ें। आपका ये भी कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि सर कहाँ एस लगाना है, कहाँ ES लगाना है, कहाँ पर IES लगाना है। क्लियर हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है कि कैसे हम क्वेश्चन करते हैं और कैसे हम आंसर देते हैं। तो मैंने एक छोटा सा अपनी तरफ से एक स्ट्रक्चर निकाला है। मैंने बताया था इन वर्ब जो हैं, वर्ब को हम एक्शन कहते हैं, बताया था ना, वर्ब को एक्शन कहते हैं। तो मैंने उठाया एक्शन, तो मैंने लगाया कि डू यू एक्शन, ये प्लूरल के लिए या सिंगुलर के लिए। तो डू यू एक्शन, डू यू एक्शन का मतलब है क्या कोई काम करते हैं। यस आई एक्शन, हाँ मैं करता हूँ। और नहीं करते तो नो आई डू नॉट एक्शन, मैं नहीं करता हूँ। क्लियर। और अगर कोई सिंगुलर की बात की जाए, थर्ड पर्सन सिंगुलर की बात की जाए, तो डज ही एक्शन, यहाँ पे एक्शन से नहीं आएगा क्योंकि डज आ चुका है। तो डज ही एक्शन, यस ही एक्शंस, नो ही डज नॉट एक्शन। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर ये तो इसका पार्ट है नहीं, पता नहीं आप ये कहाँ से लेके आ रहे हैं। अरे देखिए, मैंने आपको कहा था कि अभी स्पीकिंग के लिए हमें कुछ स्ट्रक्चर अलग से बनाना पड़ता है, क्योंकि जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी प्रैक्टिस हो। जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही
हम इंग्लिश अच्छी बोल पाएंगे। तो देखिए इसका मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि मैंने लगाया डू यू एक्शन, तो एक्शन की जगह हम कोई भी एक एक्शन उठाते हैं, जैसे कि लिव इन सिटी, लिव इन सिटी शहर में रहना, शहर में रहना। तो मैंने एक्शन उठाया लिव इन सिटी, लिव इन सिटी। इसको सिर्फ एक्शन की जगह रखना है आपको, बाकी का एज इट इज रखना है। कैसे कि डू यू लिव इन सिटी, यस आई लिव इन सिटी, नो आई डू नॉट लिव इन सिटी। समझ में आया? कैसे कि डू यू एक्शन या डू यू लिव इन सिटी, यस आई लिव इन सिटी, नो आई डू नॉट लिव इन सिटी। तो मैंने लिखा है यहाँ पर कि डू यू लिव इन सिटी, यस आई लिव इन सिटी, नो आई डोंट लिव इन सिटी। यानी कि क्या आप शहर में रहते हैं? यस, हाँ आई लिव इन सिटी, मैं शहर में रहता हूँ। नो आई डोंट लिव इन सिटी, मैं शहर में नहीं रहता। क्लियर हो रहा है यहाँ तक? यानी कि क्वेश्चन किया, उसका आंसर हाँ या ना में दिया जाता है, यस और नो में। तो यहाँ पर मैंने आपको देखिए बता दिया। इस एक्शन की जगह कोई भी एक्शन और भी लगा सकते हैं आप, जैसे कि लिव एट विलेज, लिव इन विलेज। नेक्स्ट है आपका डज ही एक्शन, यस ही एक्शंस, नो ही डज नॉट एक्शन। तो यहाँ पर भी हम लिव इन सिटी लगाते हैं सेम। तो हमने बोला कि डज ही लिव इन सिटी, यस ही लिव्स, यहाँ पर आएगा एस या यस, ठीक है ना। तो ही लिव्स इन सिटी और नो ही डज नॉट लिव इन सिटी। क्लियर हुआ? तो यहाँ लिखा है मैंने डज ही लिव इन सिटी, यस ही लिव्स एस इन सिटी, नो ही डज नॉट लिव इन सिटी। क्योंकि हम जितना बोलेंगे उतनी प्रैक्टिस हमारी इंग्लिश अच्छी आएगी। तो आप क्या यूज़ करना है आपको कि डू यू लिव इन सिटी, यस आई लिव इन सिटी, नो आई डू नॉट लिव इन सिटी। डज ही लिव इन सिटी, यस ही लिव्स इन सिटी, नो ही डज नॉट लिव इन सिटी। क्लियर हुआ आपका? अब बात ये आती है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस इसकी करनी है। इसके लिए मैं आपको कुछ एक्शंस दे देता हूँ। एक्शंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, एक्शंस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं। आपको जैसे कि यहाँ एक्शन की जगह ये लगाना है, सेंटेंसेस लिखने हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बोलने हैं। जैसे कि एग्जाम्पल उठाया मैंने वॉच कॉमेडी मूवी, तो आपको क्या बोलना है कि डू यू वॉच कॉमेडी मूवी, यस आई वॉच कॉमेडी मूवी, नो आई डोंट। देखो डू नॉट को बोलते हैं डोंट और डज नॉट को बोलते हैं डजंट। तो नो आई डोंट वॉच कॉमेडी मूवी, ऐसे इसमें लगाना है आपको। डज ही वॉच कॉमेडी मूवी, यस ही वॉच कॉमेडी मूवी, नो वॉच, यहाँ पे आएगा वॉच, वॉचेस, क्योंकि सी एच आ रहा है तो ई एस लगेगा। तो यस ही वॉचेस या फिर नो ही डज नॉट। क्लियर हुआ? तो अभी मैं स्पेशल तरीके से थोड़ा सा बताता हूँ किस तरीके से है, ठीक है। अगर आपने अगर नोट डाउन कर लिया तो अच्छा है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में होता हूँ तब तक। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब मैं आपको एग्जांपल के साथ बताता हूँ। तो मैं बात कर रहा था कि जो इसकी जो आइडेंटिफिकेशन है, आइडेंटिफिकेशन यानी कि जो प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानने की जो मैंने बात कही थी कि जो हैबिट वाली बात कही थी कि हैबिट हो, कोई रूटीन हो, ठीक है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो। तो इसके भी मैं एग्जांपल मैंने शो कराए हैं, यहाँ पर लेके आया हूँ। पहले तो आप जाने, एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ कि किस किस जगह यूज़ होता है। देखिए जहाँ पर हैबिट हो यानी कि किसी चीज़ की आप हैबिचुअल हो, जैसे कि कॉफ़ी पीने की आप हैबिचुअल है, कोई आपका डेली रूटीन है कि आप रात को 11 बजे सोते हैं तो ये डेली रूटीन है आपका, सुबह 4 बजे जगते हैं तो डेली रूटीन है। यूनिवर्सल ट्रूथ जैसे बताया था कि हमें मतलब सूरज पूरब से निकलता है, पश्चिम में छिपता है ना, पृथ्वी घूमती है। कुछ प्रोवर्ब्स होते हैं जैसे कि कोई भी कहावत है, कोई भी कहावत है, जैसे मान के चलिए हमने कहा कि भूस में लठ मारना, ठीक है, तो ये कहावत ही तो है। कुछ न्यूज़पेपर्स की हेडिंग, जैसे मैंने कहा कि भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर्स की मीटिंग लेते हैं। कुछ कमेंट्रीज जैसे कि जो भी हमारा मैचेस वगैरह होते हैं उनकी कमेंट्री होती हैं, उनमें भी किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो इसके एक एग्जांपल देखते हैं हम। आई गेट अप एट 5 o'clock, आई गेट अप एट 5 o'clock, इसका मतलब कि मैं 5 बजे जगता हूँ। तो भाई डेली जगता होगा बंदा 5 पर, तभी तो कह रहा है कि मैं 5 बजे जगता हूँ। अगर नहीं जगता तो ये कहता कि कभी मैं 5 बजे जगता हूँ तो कभी 4 बजे जगता हूँ। तो यानी कि डेली वर्ड जो यूज हुआ है
डेली जो यहाँ पर सेंस आ रहा है वो आ रहा है हमारा रूटीन का, डेली रूटीन का उसका। तो डेली रूटीन है उसका, आई गेट अप एट 5 o'clock, तो इसका मतलब पहचान सकते हैं कि ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। क्लियर। नेक्स्ट है आपका ही टेक्स कॉफ़ी डेली, तो यहाँ पर देखो डेली आया, ये क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या है ये, एडवर्ब ऑफ टाइम, कि वो रोज़ाना कॉफ़ी पीता है। तो रोज़ाना पीता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आज कॉफ़ी पी, कल चाय पी ली, परसों को कुछ और पी लिया, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पी ली। जब वो कह रहा है कि भाई मैं डेली कॉफ़ी पीता हूँ, तो इसका मतलब है कि डेली कॉफ़ी पीता है, कि उसका डेली रूटीन है, वो हैबिचुअल है चाय पीने का, कॉफ़ी पीने का। क्लियर। अब जस्ट नेक्स्ट है आपका द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूरब से निकलता है। तो ऐसा है कि आज पूरब से निकल रहा है, कल पश्चिम से वो निकलेगा नहीं ना, तो फैक्ट है, यूनिवर्सल फैक्ट है, तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है। तो इसका मतलब हमारा हैबिचुअल हो गया, रूटीन हो गया, यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। और भी देख सकते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि सन गिव्स अस लाइट, सन गिव्स अस लाइट, यानी सूर्य हमें रोशनी देता है। तो आज ही देता है या रोजाना देता है, ये रोजाना देता है ना, तो हमेशा देता रहेगा, आज भी देता है, कल भी देता था और देता रहेगा। तो इसका मतलब यूनिवर्सल फैक्ट, यूनिवर्सल ट्रुथ, सच्चाई है। तो इसका मतलब ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रहा। क्लियर। नेक्स्ट है आपका बी सी विद आवर आइज, बी सी विद आवर आइज, इसका मतलब हम आँखों से देखते हैं, हम अपनी आँखों से देखते हैं। भाई आज हम आँखों से देख रहे हैं, कल हम कानों से देखेंगे, परसों मुंह से देखेंगे। अरे ऐसा थोड़ी है कि अगर हम आँखों से देखते हैं तो आँखों से देखेंगे लगातार, अब तक भी हम आँखों से देखते आए हैं और आगे भी आँखों से ही देखेंगे। तो ये भी फैक्ट है, ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है या नहीं है। तो तीनों क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेंगे। बनाए ना कि वी सी विद, यहाँ पे देखो ऐसे ही आया है, तो गिव्स, तो ये क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। नेक्स्ट है आपका प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, यानी कि करत करत अभ्यास के हुई मत होत सुजान, इस तरह से कहावत है ना। तो वो यहाँ उसका इंग्लिश मीन्स यही है। तो ये क्या है, प्रोवर्ब है, और प्रोवर्ब है तो मैंने बताया था यहाँ पर कि जब भी प्रोवर्ब होगी वो सब प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगी। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है प्रोवर्ब, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट मैन परफेक्ट, तो मेक्स आया यहाँ पर, ऐसा ही है। तो ये किसको दर्शाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को। क्लियर। नेक्स्ट पीएम मीट्स इजिप्टियन टॉप मिनिस्टर, यानी कि प्राइम मिनिस्टर, इजिप्ट देश है हमारा, इजिप्टियन के जो बड़े बड़े मिनिस्टर हैं, यानी टॉप लेवल के मिनिस्टर हैं, उनके साथ मीटिंग करते हैं। यानी कि ये क्या है, हमारी न्यूज़पेपर की हेडलाइन है, न्यूज़पेपर की हेडलाइन है। क्लियर हुआ। अब एक बात और आती है कि सर ये एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम से हम कैसे पहचान पाएंगे और हम कैसे ये सेंटेंस पहचान पाएंगे कि हमारा ये इंडेफिनिट है। तो इतना तो मैंने आपको बता ही दिया, इनसे तो आप पहचान ही सकते हो, हैबिचुअल, रूटीन, यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रोवर्ब, न्यूज़पेपर हेडिंग्स और कमेंट्रीज से। लेकिन जहाँ पर भी प्रोवर्ब्स होंगी, प्रोवर्ब क्या होती हैं मैंने यहाँ लिख दी है, मैंने कहा था मैं आपको लिख के दूंगा यहाँ पर, देखिए। जैसे कि ऑलवेज, हमेशा, नेवर, यूजली, रिपीटली, रेगुलरली, डेली, वंस इन अ डे, वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ मंथ, वंस इन अ मंथ, एवरी डे, एवरी वीक, every month, every year, every Sunday, every Monday, every Tuesday, every Saturday, every February, every January, जो भी है आपका जैसे कि रेगुलरली, हार्डली, है ना, ऑकेशनली, ये सब क्या है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। जो मैंने अभी कुछ लिखी नहीं है, इतनी है, इतना आप लर्न कर लीजिए, बाकी का आप समझ गए होंगे कि एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है। ठीक है। तो जो भी ये चीज़ दिखाती है एडवर्ब ऑफ टाइम, जहाँ पर भी एडवर्ब ऑफ टाइम सेंटेंस में आएगा तो आप आंख बंद किए बोल दोगे कि हाँ ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा या फिर ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। क्लियर हो गया यहाँ तक, कोई प्रॉब्लम? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आप नोट्स पढ़ा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो आज के बाद में ता है, ती है, ते है, इसको छोड़ दीजिए, सिर्फ इससे आप जज करिए। क्लियर हो गया? क्योंकि कुछ मैंने कहा था कुछ नया मिलेगा आपको, तो नया यही तो है, ता है, ती है, सब हटा दिया। इसको आप बिल्कुल अपने माइंड से इरेज कर लीजिए और इन पर आप ध्यान दीजिए। क्लियर?